नमस्कार, सुप्रभात। उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। विकास नगर में एक कपड़े के शोरूम में भीषण आग लगी है। आग को काबू करने में दमकल कर्मी जुटे हुए हैं। 6 दमकल की गाड़ियां आग को बुझाने के काम में लगी हुई हैं। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है। घटना विकास नगर के राम कुमार चौक की है। वहीं आग के कारण लाखों रुपए के कपड़े जलकर खाक हो चुके हैं। मुकेश हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए। मुकेश, कितने बजे आग लगी और फिलहाल की क्या कुछ अपडेट है आपके पास? लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पाया मुकेश से अभी। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस कदर आग लगी है, किस तरह से धुएं का गुबार आपको नजर आ रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको न्यूज़ 18 दिखा रहा है। कपड़े के शोरूम में ये भीषण आग। दमकल की करीबन 6 गाड़ियां मौके पर मौजूद है जो राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। तस्वीरें ही काफी कुछ बयां करने के लिए नजर आ रही हैं। मुकेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। मुकेश, आग कब लगी और क्या कुछ अपडेट है फिलहाल? जी आशीष, मैं बता दूं कि आगजनी की जो घटना है देर रात करीब 1 बजे की घटना है। उसके बाद मौके पर जो है फायर ब्रिगेड के कर्मचारी पहुंच गए थे। हालांकि अभी तक आग को काबू नहीं किया गया है। कपड़े की ये दुकान थी जिसमें छात्रों की यूनिफॉर्म मिलती थी और दुकान में लगातार आग भड़कती जा रही है। फिलहाल प्रयास जारी है। जी आशीष, और क्या कुछ चीजें निकल कर आई? क्या शॉर्ट सर्किट ही वजह है या फिर कुछ और चीजें निकल कर सामने आ रही हैं? शुरुआती जांच में जो बताया जा रहा है वो शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है और फिलहाल अभी शॉर्ट सर्किट ही है। जी, तो फिलहाल आग पर अभी काबू नहीं पाया जा सका है आपके अकॉर्डिंग? जी 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 बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुकेश, तमाम जानकारियों के लिए। तो अभी भी रात करीब 1 बजे आग लगी है और अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां रविवार रात गौचर से 10 किलोमीटर दूर एक गाड़ी खाई में गिर गई। जानकारी पर मौके पर एसडीआरएफ भी पहुंची। वहीं घटनास्थल से एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया है जिसकी शिनाख्त 23 साल के सूरजपाल के तौर पर हुई है। उधर एनडी तिवारी के बेटे रोहित शेखर की मौत के मामले में अब करीब ये तय हो गया है कि रोहित शेखर की 16 अप्रैल की रात हत्या की गई थी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच परिवार वालों से लगातार पूछताछ कर रही है और अब पुलिस रोहित शेखर की पत्नी अपूर्वा और 2 नौकरों से लगातार पूछताछ कर रही है। वहीं से पहले सभी परिवार वालों से एक साथ पूछताछ हुई थी। रोहित शेखर की मां उज्ज्वला शर्मा ने रोहित की पत्नी अपूर्वा और उसकी मां पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उज्ज्वला शर्मा के मुताबिक अपूर्वा ने संपत्ति को लेकर रोहित से शादी की थी। दोनों के बीच संबंध ठीक नहीं थे और तलाक भी होने वाला था। यही नहीं, उज्ज्वला शर्मा ने आरोप लगाया है कि रोहित की भाई की भी प्रॉपर्टी पर अपूर्वा और उसकी मां हड़पना चाहती थी रोहित की प्रॉपर्टी। अब इसके बाद शक की सुई पूरी तरह से अपूर्वा पर टिक गई है और पुलिस लगातार मामले में पूछताछ कर रही है। हालांकि अपूर्वा ने रोहित शेखर के किसी करीबी की पत्नी से संबंध होने के भी आरोप लगाया था, लेकिन उज्ज्वला शर्मा का कहना है कि अपने पाप छिपाने के लिए रोहित पर गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। ये यहाँ क्यों है? इनकी माता जी ने आते ही सबसे पहला हस्तक्षेप किया कि इनको हटाओ यहाँ। ये पप्पू टप्पू कौन होते हैं? राजीव कुमार जी के लिए 30 वर्ष से जो बच्चा हमारे यहाँ नवयुवक युवक रह रहा है, तो इसको पप्पू जी से भी, मैंने राजीव जी से भी इन लोगों को रिएक्शन है। उस महिला का बहाना लगा दिया। महिला से भी रिएक्शन है और उसके बच्चे से भी रिएक्शन है कि ये सिद्धार्थ जी की सारी प्रॉपर्टी हमें मिलनी चाहिए, मतलब उनको ही मिलनी चाहिए, उन्हीं का सारे पर अधिकार है। रोहित ने तो कभी नहीं चाहा। रोहित ने कहा मेरे बड़े भाई की जो प्रॉपर्टी हो जिसको चाहे वो दे, बल्कि वो तो खुद इसको पुत्रवत मानता है इसको। मैं आपको ये बता रही हूँ, ये बड़े मनी माइंडेड लोग हैं, बहुत जबरदस्त। ये पूरा परिवार जो है पूरा का इनकी जो माता है, उन्होंने, मैं इन बातों को और बाद में खुलासा करूंगी, मुझे श्रद्धांजलि सभा हो जाने दीजिए। मैं आपको आद्योपांत बताऊंगी, सारी चीज लिख कर दूंगी मैं। इस तरह से अपनी कमियों को छिपाने के लिए, अपनी गंदगियों को, अपने गंदे इरादों को कि इनकी सारी प्रॉपर्टी रोहित की और सिद्धार्थ जी की अंत में हमको मिलनी चाहिए, हमारा परिवार यहाँ के रहेगा, दूसरा परिवार क्यों रहता है यहाँ करके? क्यों? क्योंकि सारा परिवार लॉ के उसमें है, सुप्रीम कोर्ट के बहुत पास है घर,
बहुत सूट करता है। पता नहीं इनके मन में क्या रहा कि श्री नारायण दत्त तिवारी जी की अकूत संपत्ति लाखों करोड़ों अरबों शायद इनके पास है, तो वही इनके दिमाग में नाचता रहता है कि बस कैसे कितना निकाल लें। क्या आप ये कहना चाहेंगे अपूर्वा और उसका परिवार प्रॉपर्टी के लिए तमाम? जी हाँ, उनका बिल्कुल इरादा पैसे के प्रति बहुत ज्यादा रहा है। तो मां उज्ज्वला शर्मा ने पत्नी अपूर्वा पर बहुत बड़े आरोप लगाए। खैर बढ़ते आगे, आज से अगले 9 दिनों तक देहरादून के लोगों को पसीने उनके छूटने सकते हैं। दरअसल देहरादून में आज से 1 मई तक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक शहर के अलग अलग हिस्सों में बिजली कटौती की जाएगी। ऊर्जा निगम ने बिजली कटौती का शेड्यूल जारी कर दिया है। गर्मियों में लोड बढ़ने के मद्देनजर बिजली लाइनों की मरम्मत और टेस्टिंग के लिए यूपीसीएल ने यह फैसला लिया है। किशोर रावत फोन लाइन पर जुड़ गए। क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आ रही किशोर, और किस तरह की समस्याओं को जूझना पड़ सकता है देहरादून के लोगों को? देखिए, अभी फिलहाल जिस तरीके से मौसम थोड़ा बारिश और ठंड से लोगों को राहत थी, लेकिन आने वाले जो 22 तारीख से 1 मई तक लोगों के लिए थोड़े मुश्किलें हो सकती, खासकर देहरादून के लोगों को। वजह यह है कि इस बार जो लाइनों की मरम्मत होनी है, यानी बिजली की लाइनों की जो मरम्मत होनी है, जहाँ टूट हो गए कई पुरानी लाइनें भी है, पुराने जो इलेक्ट्रिसिटी के पोल है, उनको ठीक कराने के लिए ऊर्जा विभाग ने एक कदम उठाया। उन्होंने ये कहा है कि 22 तारीख से 1 मई तक जो अलग अलग स्टेशनों के हिसाब से, यानी अलग अलग देहरादून के इलाकों के हिसाब से बिजली की कटौती की जाएगी, कट होगी। यानी लोगों को गर्मियों से बिना बिजली के 2-4 होना पड़ सकता है। इसमें कई सारे क्षेत्र रखे गए और जो बिजली की जो रोस्टिंग है, यानी सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक अलग अलग हिस्सों में बिजली की कटौती की जाएगी। इसमें बड़ा लंबा रोस्टिंग है, बड़े अलग अलग जगहों पे है। तो अगर देखा जाए तो 22 अप्रैल को पटेल नगर बिजली क्षेत्र की रोस्टिंग होगी, 23 अप्रैल को बिंदाल बिजली घर, 24 अप्रैल को गोविंद गढ़ बिजली घर होगी। इसी तरीके से 26 और 25 को आरागढ़ बिजली घर और 27 को नेहरू कॉलोनी। तो इसी तरीके से काफी सारी जगहों की बिजली कटेगी। तो इससे पहले ही सरकार जो विभाग ने आम लोगों को आगाह कर दिया है कि बिजली कटने का कारण यह है कि जो बिजली की मरम्मत होनी है, यानी बिजली की लाइनों की जो मरम्मत होनी है, तारों की बदली जानी है, कई तारें ऐसी होती है जो काफी लंबे समय चल रही होती है और दुर्घटना हो सकती है, तो उनको बदला जाना है। तो इसी कारण ये बिजली की रोस्टिंग होगी। जी, क्या पहले भी इस तरह की चीजें हो चुकी हैं? क्या हर साल इस तरह की चीजें होती हैं, मरम्मत और टेस्टिंग के काम? देखिए, उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में फिलहाल जो रोस्टिंग की जाती है वो अलग अलग जगहों पर रोस्टिंग की जाती है, लेकिन इस बार जिस तरीके से एक तैयार किया गया है, तो ये पहले ही बता दिया गया है कि किस तरीके से रोस्टिंग होगी और क्यों होगी। खासकर मरम्मत की बात रही तो ये रूटिंग प्रक्रिया हर साल गर्मियों में ज्यादा लोड हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से एसी, फ्रिज, कूलर, तमाम जो सारी चीजें हैं, ये ज्यादा लोगों के पास आ गई है और लोग इसे ज्यादा यूज करते हैं। तो इस कारण जो बिजली की तारों पर ज्यादा लोड पड़ जाता है, तो जो पुरानी तारें हैं यानी जो ज्यादा लोड नहीं ले सकती, उनको बदला जा रहा है। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया किशोर। तो देहरादून वासियों को अब बिजली कटौती का सामना करना पड़ेगा अगले 9 दिनों तक। उधर पौड़ी गढ़वाल में 3 से 17 जून तक कोटद्वार में सेना की भर्ती रैली होगी। सेना भर्ती कार्यालय लांसडाउन के तत्वाधान में भर्ती की रैली की जाएगी। 7 जिलों के बेरोजगार युवाओं के लिए भर्ती होगी। गढ़वाल मंडल के लिए विभिन्न पदों पर ये भर्ती रैलियां आयोजित की जाएंगी। सोल्जर, जनरल, ड्यूटी टेक्नीशियन, नर्सिंग क्लर्क पद पर यह भर्ती होगी। सेना भर्ती के लिए 8 मई तक आवेदन, अब माफ कीजिएगा 18 मई तक आप आवेदन कर सकते हैं। 19 मई के बाद सभी अभ्यर्थियों को ईमेल से एडमिट कार्ड भेज दिए जाएंगे। बीजेपी के बड़बोले विधायक कुंवर प्रणब चैंपियन की मुश्किलें बढ़ सकती है। गांधी और नेहरू पर दिए बयान को लेकर कांग्रेस एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी कर रही है, तो बीजेपी ने पूरे मामले से किनारा कर लिया है। गांधी और नेहरू पर दिया विवादित बयान बीजेपी विधायक कुंवर प्रणब चैंपियन को भारी पड़ सकता है। पहले आप सुनिए कि गांधी को षड्यंत्रकारी और नेहरू के चरित्र पर सवाल खड़े करने वाले बीजेपी विधायक ने कहा क्या था। लेकिन महात्मा गांधी ने तत्सामयिक परिस्थितियों का गलत फायदा उठाते हुए लोकशाही को राजशाही के रूप में ले लिया, लोकतंत्र की हत्या कर दी सरदार पटेल की राजनीतिक हत्या करके, और ऐसे अकर्मण्य किंग कर्तव्य विमूढ़ हाथों में सत्ता सौंप दी भारत की, जो उस काबिल नहीं थे, जिनको ना भारत की संस्कृति की कदर थी,
ना ही किसी और चीज का उनको सलीका था। सुभाष चंद्र बोस की आप देखिए राष्ट्रभक्ति, ये चरखा चलाने से आजादी नहीं मिली आपको। नेहरू गांधी के नाम पर चलने वाली कांग्रेस चैंपियन के खिलाफ एफआईआर की तैयारी कर रही है, तो बीजेपी अपने विधायक की बदजुबानी से पल्ला झाड़ रही है। हम कानूनी राय इसमें ले रहे हैं और हमारे साथ ही तत्काल प्रभाव से मैं समझता हूँ कल तक जो है इस पर परिप्रेक्ष्य में कार्रवाई करने का काम करेंगे। किस तरह की कार्रवाई? कानूनी कार्रवाई हम करेंगे, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम एफआईआर भी दर्ज कराने के लिए देंगे। डीजीपी से हमारे साथ ही मुलाकात करेंगे और तदनुसार उसमें आगे बढ़ने का काम करेंगे। बयान नहीं देने चाहिए और जो बयान दिए हैं चैंपियन साहब ने वो माननीय विधायक हैं, वो न तो पार्टी के प्रवक्ता हैं न उनको ऐसे बयान देने के लिए पार्टी की तरफ से अधिकृत किया गया है। वो सिर्फ और सिर्फ अपना विजन दे सकते हैं, वो उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है जिससे पार्टी इत्तेफाक नहीं रखती है और सहमत नहीं है। अब बयान से पल्ला झाड़ बीजेपी अपना दामन तो बचा रही है, पर ऐसा पहली बार नहीं है जब चैंपियन की जुबान खुलने से बीजेपी की बोलती बंद हुई हो। ऐसे में अगर कांग्रेस ने सोमवार को एफआईआर दर्ज कराई तो गांधी के आदर्शों की बात करने वाली बीजेपी को अपने विधायक की करतूत के लिए फिर शर्मिंदा होना पड़ेगा, इतना तय है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। उधर चैंपियन अपने बयानों पर लगातार बने हुए हैं। खानपुर से बीजेपी विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन ने अपनी तुलना पूर्व सीएम एनडी तिवारी से कर डाली और खुद को उत्तराखंड का दूसरा विकास पुरुष बता दिया। सबसे पहला रेलवे ओवरब्रिज, सबसे पहला पुलिस थाना, सबसे पहला राजकीय डिग्री कॉलेज, सबसे पहला राजकीय महिला डिग्री कॉलेज, सबसे पहली ITI, सबसे पहला 33 kV विद्युत स्टेशन, सबसे पहला PSC उच्चीकरण। कितने गिनवाऊं? ये मेरे सामने कल की पैदाइश हुए, कहते ही हमने काम कराया। विकास पुरुष की संज्ञा ऐसे नहीं मिली। एनडी तिवारी विकास पुरुष थे या उनके बाद कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन हुए हैं। अब बीजेपी के विधायक देशराज के साथ चैंपियन का भले ही समझौता हो गया हो, लेकिन देशराज गढ़वाल ने साफ कर दिया है कि चैंपियन के समर्थकों के साथ उनका समझौता नहीं हुआ है और उनके खिलाफ कानून अपना काम करेगा। कानून का राज है। उत्तराखंड में जीरो टॉलरेंस की सरकार है, त्रिवेंद्र जी की सरकार है। सरकार अपना काम करेगी, प्रशासन अपना काम करेगा, शासन अपना काम करेगा, संगठन अपना काम करेगा। जो मेरा नैतिक दायित्व है वो मेरे बड़े भाई हैं, वो मैं निभाऊंगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक बार फिर से बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा है कि राज्य में बीजेपी सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी और इस बार जीत का अंतर भी बड़ा होगा। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उनसे बात की हमारे संवाददाता राजीव ने। मेरे साथ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं। सर, अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में तो 5 सीट पे चुनाव हो गया है, मतदान हो गया है, उसके बाद जो एक आभास हो जाता है, एक जो मैसेज आता है, क्या आपको लगता है 5 सीट पे? देखिए, हमने पहले भी ये बात कही थी, चुनाव से पहले भी और आज भी हम एक वही बताना चाहते हैं कि उत्तराखंड की जो लोकसभा की सीटें हैं वो 2014 दोहराया जा रहा है उत्तराखंड में, और अंतर जो होगा वो ये होगा कि मतों का प्रतिशत क्या रहा। पिछली बार 55% से अधिक मत ये भाजपा के पक्ष में पड़े थे और इस बार उससे कहीं अधिक मत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पड़ेंगे और जीत का जो अंतर होगा वो भारी अंतर होगा। उत्तराखंड की जनता ने कांग्रेस को बुरी तरह नकार दिया है। 2017 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो 70 में से 57 सीटें भाजपा के पक्ष में आई थी और कुछ सीटें मामूली अंतर से हारे थे। उसके बाद उपचुनाव हुए, उसमें हम जीते। उसके बाद फिर लोकल बॉडीज के चुनाव हुए, उसमें हम जीते। तो उत्तराखंड की जनता का भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास और नरेंद्र भाई को एक बार फिर प्रधानमंत्री के रूप में उत्तराखंड देखना चाहता है। हरीश रावत जी चुनाव एक बार फिर और हारेंगे। हरीश रावत जी का जो अभी तक का चुनाव का ट्रैक है, जो रिकॉर्ड है उनका, वो 8 चुनाव अभी तक हार चुके हैं। इस बार उनका 9वां चुनाव होगा उनका और उनके धर्मपत्नी का मिला करके। 2 बार उनकी धर्मपत्नी भी लोकसभा का चुनाव लड़ी हैं, वो भी चुनाव हारी हैं। तो कुल मिलाकर इस बार 9वां चांस होगा उनके लिए कि वो चुनाव हारेंगे और भारतीय जनता पार्टी नैनीताल उधमसिंह नगर सीट से भारी बहुमत से जीतकर दिल्ली पहुंचेगी।
चलिए अब आपको एक बड़ी खबर से रूबरू कराते हैं। आज से चारधाम यात्रियों का पंजीकरण शुरू हो जाएगा। पर्यटन विभाग ने संबंधित कंपनियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। चारधाम यात्रा के लिए ऋषिकेश में ये पंजीकरण शुरू होगा, जो कि 9 मई को केदारनाथ, 10 मई को बद्रीनाथ के कपाट खुलने हैं आपको बता दें, और गंगोत्री और यमुनोत्री के 7 मई को कपाट खुलेंगे। पैदल यात्रा करने वाले यात्रियों का सिलसिला भी शुरू होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि पर्यटन विभाग ने संबंधित कंपनी को निर्देश दे दिए हैं। चारधाम यात्रियों का पंजीकरण आज से शुरू हो जाएगा। 9 मई को केदारनाथ और 10 मई को बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे। गंगोत्री और यमुनोत्री के 7 मई को कपाट खुलेंगे। उधर प्राइवेट अस्पतालों के फर्जीवाड़े की वजह से उत्तराखंड सरकार की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम सवालों के घेरे में है। जिस अटल आयुष्मान योजना को राज्य सरकार सबसे बड़ी सफलता बताती है, उसी की नजरों के सामने प्राइवेट अस्पताल स्कीम के नाम पर जमकर लूट मचा रहे हैं। करीब 4 महीने पहले पूरे जोर शोर से उत्तराखंड सरकार ने अटल आयुष्मान योजना लॉन्च की और हर परिवार को 1 साल में 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज देने की घोषणा की। योजना को अभी 6 महीने भी पूरे नहीं हुए और प्राइवेट अस्पतालों ने लूट के रास्ते खोज लिए। इसी लूट और गड़बड़ी के आरोप में काशीपुर के अली नर्सिंग होम और हरिद्वार के प्रिया हॉस्पिटल को रजिस्टर्ड अस्पतालों की लिस्ट से बाहर कर दिया गया। आरोप है कि काशीपुर के अली नर्सिंग होम में साधारण बीमारी वाले 55 मरीजों को इमरजेंसी में भर्ती करा दिया गया। वहीं हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सुविधा होने के बावजूद 17 मरीजों को प्रिया हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। अब ये कहानी सिर्फ राज्य के 2 अस्पतालों की है, पर हेल्थ स्कीम के नाम पर कहां-कहां लूट मची है, फिलहाल कह पाना मुश्किल है। अब ऐसे में कांग्रेस ने सरकार पर मिलीभगत का बड़ा आरोप लगाया है, तो वहीं बीजेपी भी गड़बड़ियों को स्वीकार कर रही है। सरकार और अस्पतालों की मिलीभगत से इसको मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं। वो केवल, मैंने कहा मॉनिटरिंग भी इसलिए नहीं हो रही, उनको मालूम है कि केवल ये योजना मई तक है। आप मई के बाद देखना, ये ठंडे बस्ते में योजना चली जाएगी। निश्चित रूप से हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि वहाँ कुछ अनियमितताएं सामने आ रही हैं और जो भी ऐसे विषय सामने आते हैं तो उनके खिलाफ हम कार्रवाई भी कर रहे हैं। और स्पष्ट रूप से सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि कहीं भी किसी भी तरीके की कोताही न बरती जाए। सरकार की महत्वाकांक्षी इस योजना पर निगरानी भी सरकार को ही रखनी होगी और जानकार भी इसे मानते हैं। मेयरली कैंसिल करना उनका जो है, वो इन पैनल जो कैंसिल कराया वो नहीं, उनको कुछ और पनिशमेंट भी मिलनी चाहिए। उनका नर्सिंग होम का लाइसेंस कैंसिल हो या कुछ इस तरह का हो तो बाकी लोगों को सीख मिलेगी। थोड़ा गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा इसमें। उत्तराखंड में जनता की जरूरतों से जुड़ी ज्यादातर योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। ऐसे में सरकार अटल आयुष्मान योजना को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने से कैसे बचा पाएगी, ये बड़ा सवाल है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। भारत सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट ऑल वेदर के तहत उत्तरकाशी में सिलक्यारा से बड़कोट पालगांव तक करीब 5 किलोमीटर की पहली टनल का काम जोर शोर से चल रहा है और उम्मीद की जा रही है कि 2022 तक ये टनल बन जाएगी, जिससे गंगोत्री और यमुनोत्री के बीच दूरी 26 किलोमीटर कम हो जाएगी। करीब 850 करोड़ की लागत से बन रही ये टनल देश की सबसे आधुनिक टनल में से एक होगी। ये क्या होता है? ऑस्ट्रियन टेक्नोलॉजी है, हम उस पर काम कर रहे हैं। बहुत सारी नई चीज़ें हैं, जैसे एक फायर का मिस्ट सिस्टम है जो पहली बार उत्तराखंड में यहाँ पे यूज होगा। इससे पहले कहीं मिस्ट सिस्टम उत्तराखंड में यूज नहीं हुआ है। पूरा सीसीटीवी कैमरा होगा इसके अंदर, अलार्मिंग सिस्टम होगी, ओवर स्पीड का सिस्टम होगा। तो काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी में ये टनल बन रही है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।